Can you cite me? Right. Well, this is Friday today. Yes, if I'm not mistaken, this is. Yes, I think this is Friday. And if you're Hindu, which god or goddess comes there on Friday? Can you tell me? Friday, कौन सा भगवान आता है? महालक्ष्मी और Yes, goddess Durga as well. आज दिन है goddess Durga का. क्यों? And Durga जी, how many hands does she have? कितने हाथ होते हैं दुर्गा जी के? 6. अरे दो और जोड़ो कमजोर मैथ्स में. 8 hands are there with दुर्गा जी. 8 हाथ होते हैं दुर्गा जी के. And 8 हैंड्स जो होते हैं इसीलिए उनको कहते हैं अष्टभुजाधारी. राइट, अष्टभुजाधारी उनके 8 हाथ होता है. और कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच भी है आपके इंग्लिश में. राइट, तो अभी हम लोग बात करेंगे इफ यू आर मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम है तो आज जुमे का दिन भी होता है. क्यों? फ्राइडे इज द डे ऑफ जुमा एज वेल. एंड हाउ मेनी टाइम्स डू मुस्लिम्स ट्रेडिशनली ऑब्जर्व नमाज इन अ डे, स्पेशली ऑन फ्राइडे? ऑल्दो दे कैन डू इट एवरी डे, दे मस्ट डू इट एवरी डे. या 5 टाइम्स नमाज करते हैं. राइट, कितने टेंस आप अभी पढ़ चुके हो हमसे? आपने पढ़ा तो भी एक ही टेंस है. कौन सा टेंस पढ़ा है? प्रेजेंट टेंस पढ़ा है. और उसके कितने पार्ट्स आपने पढ़े हैं? यू हैव स्टडीड 4 पार्ट्स ऑफ दैट. राइट, तो चलिए अभी जो हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी प्रैक्टिकल स्टडीज हैं. ये हाई स्कूल, इंटर, एमए, बीए वाली स्टडीज नहीं है कि टीचर कम्स इन द क्लास एंड डिलीवर्ड सम डिक्टेशंस टू यू और आपने नोट डाउन किया, घर चले गए, एग्जाम दिया, पास हो गए, सर्टिफिकेट, डिग्री मिल गया. That is not going to be the case in this particular form of studies, especially on online, and that too when we are running after spoken English, right? तो अभी इसमें बड़ी प्रैक्टिकल स्टडीज होती हैं. तो अभी जो आपने आपको पढ़ाया है कितना आपके समझ में आया, कितना नहीं आया, पहले तो वो देखते हैं. तो चलिए अभी मैं कुछ ओरल ट्रांसलेशन आपसे पूछता हूँ. अब पूरे प्रेजेंट टेंस की मैं पूछ सकता हूँ बिकॉज आई हैव डिलीवर्ड यू ऑल. राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आपको मैं समय दूंगा हर बार 5 सेकेंड का, आपको सही जवाब देना. ठीक है, पहला स्टार्ट होता. आप कब से मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं? 5 सेकेंड्स. समय आपका पूरा होता है. 5 सेकेंड आपको मिल चुके हैं. नहीं समझ में आया? अब देखिए आपने क्या बनाया. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लासेस फॉर? आई रिपीट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लासेस फॉर? अभी जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, अभी ये ज्यादा नहीं जानते कि कैसे ऑन द स्पॉट इसको ट्रांसलेट किया जाए, उनके लिए तो मैंने ऑलवेज सेड एंड एम्फसाइज्ड इट कि भैया पेन पेपर लेके बैठो ना. व्हाई डोंट यू हैव योर पेन एंड पेपर विद यू? ऐसे वीडियो देखोगे इस उम्र में तो नहीं आएगा ना, आपको लिखना पड़ेगा. यू हैव टू स्टडी इट, यू हैव टू राइट डाउन thoroughly the way I have told you. right, आपको जैसे बताया जाए वैसे करिए because I am the darker berry. और बार बार मैं कहता हूँ the darker the berry, the sweeter the juice, the longer the rope, the tighter the loop. ये बार बार मैं इसलिए क्लास में लेके आता हूँ जिससे कि आपको ये रैम अप हो सके, आप इसको याद कर सको और आपको लगे कि why the darker the berry, the sweeter the juice, the longer the rope, the tighter the loop, the fuller the sun, the brighter the day, and the farther the wife, the pleasanter the life. Last one I won't describe you in detail because you might get actually upset with that, and somebody who is a spouse of somebody might also feel upset about that. So here I'm not good. जो भी मैं बोलता हूँ ये सब मजाक में है, इसको don't take it seriously. अगर आपके ऊपर लगता है कि इसके दुकान है बस on a particular community or particular person, that is just a jokes apart here. right, तो अभी हम लोग पूछ रहे थे 5 सेकेंड का आपको ट्रांसलेटरी जॉब स्टार्ट होता फिर से. तो आप कब से मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग माय ऑनलाइन क्लासेस फॉर? बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था. कैसे पता चला था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि इसमें टाइम दे दिया गया था कब से, और जैसे ही आ जाए कब से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया. क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं. तुम्हें कौन धमकी देता है? तुम्हें कौन धमकी देता है? यस, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट. एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है. बना लीजिए हु इंटिमिडेट्स यू. हु इंटिमिडेट्स यू. अगर आप चाहें तो मैं वर्ड बस लिख दूंगा इंटिमिडेट. इंटिमिडेट, हु इंटिमिडेट्स यू है ना. तुम्हें कौन धमकी देता है? तीसरा सेंटेंस पूछता हूं. वो 2 दिन से ट्रेवल कर रहा है. वह 2 दिन से ट्रेवल कर रहा है. कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? यस, वेरी नाइस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिकॉज हमने बता दिया कब से, 2 दिन से. तो बना लेंगे इंग्लिश की. मैं बोर्ड पे लिखूं. चलिए. He has been
traveling for the last 2 days. ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस में आपसे पूछता हूं, समय बदल गया, जमाना बदल गया, थिंग्स हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज, तो उसी आधार पे एक नया सेंटेंस आता आपके सामने इस नए एटमॉस्फेयर में। भारतीय पतियों का शोषण हो रहा है, राइट इन इंग्लिश ऑन योर पेपर। भारतीय पतियों का शोषण हो रहा है। 5 सेकेंड। कुछ में डिसएग्री, कुछ में एग्री, सम विल डिसएग्री, सम विल एग्री, राइट। तो भारतीय पतियों का शोषण हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, पैसिव वॉइस थी। इंडियन हस्बैंड्स या हस्बैंड्स इन इंडिया आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ये देखिए वर्ड्स याद करिए जो मैं इस तरीके से आपको सेंटेंस पूछने बहाने पढ़ा देता हूं। शोषण करने की, एक्सप्लॉइट, ठीक है। सो इंडियन हस्बैंड्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, राइट। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट परफेक्ट ऐसा बोल, हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। बनाइए, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। टेंस कौन सा है? टेंस है आपका परफेक्ट, बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ है, राइट। इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 17-18 ईयर्स। अगर आपको लगता है कि आपने दूसरी तरीके से बनाया है, वो भी आप चाहते हैं कि क्या वो सही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, मैं उसको करेक्ट करता हूं अगर वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट 4-5 सेंटेंस और। या आजकल के बच्चे प्रेम में बहक रहे हैं। आजकल के बच्चे प्रेम में बहक रहे हैं। कौन सा टेंस है? परफेक्ट, इंडेफिनिट, बी डेफिनिट एंड द टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बनाइए, एक्टिव वॉइस है क्योंकि बहकेंगे तो खुद ही। चिल्ड्रन आर गेटिंग सीड्यूस्ड इन लव। Children are getting seduced in love, right? बच्चे बहक रहे हैं। Children are teenagers बहक रहे हैं, तो teenagers are getting seduced in love, right? Seduction का मतलब होता है आप अपना नर्व पर कंट्रोल खो देते हैं और आप ऐसा काम कर जाते हैं, थोड़ा इंडिस्क्रीट काम कर जाते हैं, अविवेकशील काम कर जाते हैं, जहाँ पे आपसे गलतियाँ हो जाती हैं और आप जहर खा लेते हैं, मर्डर कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऑल दैट, राइट? आप समझते हो बहकना बेहतर। नेक्स्ट Next is yes. कुछ बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं ऑनलाइन। आप बताओ बेटा। तो कह रहा सर हमको कह दो क्या, तो मैं इतना ही कहूंगा, if the cap fits wear it। क्या मतलब हुआ इस मुहावरे पढ़ लो इसी बात के दौरान। चलिए ऐसे मेरा पढ़ाई होगा। if the cap fits wear it। बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं। अब वो मैडम कह रही सर मुझे इंडिकेट कर रहे हैं क्या, मैंने भी नहीं करी है। वो भाई साहब कह रहे हैं सर मैंने भी नहीं करी है। कोई बात नहीं, कर दीजिए, लेकिन एक जस्ट सेंटेंस है। हाँ, ये जो मुहावरा मैंने मारा ना, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इफ द कैप फिट्स वियर इट। ये जो टोपी मैंने उछाली है, अगर आपको लगे कि आपके सर पे टोपी फिट हो रही है, तो ये टोपी मैंने आपको ही फेंकी थी। यानी अगर आपको लगता है कि जो कमेंट किया गया है, जो बोला गया है, या आपके ऊपर बोला जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक आपने सोचा, आपके ही ऊपर बोला जा रहा है। हाँ हाँ भाई साहब आप देखो तकिया मुंह छुपा रहे हैं, आपके ऊपर बोला जा रहा है। इफ द कैप फिट्स वियर इट।
कभी कदार लोग कहते हैं ना भाई साहब क्या हमको कह रहे हो, तो आप ये ना कहो आप ही कह रहे हो, थोड़ा इडियोमेटिकली बोलो, थोड़ा डिप्लोमेटिकली बोलो। क्यों ऐसा सीधे भी डोंट कॉल स्पेड स्पेड, ऐसे अगर संबंध अच्छे आपको रखने, ये इडियम भी मैंने कल पढ़ाई थी डिडंट आई, कि डोंट कॉल स्पेड स्पेड, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। देखिए आप ऐसे 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 बीच में जो पढ़ाया हुआ चीज़ है जब आएगा बार बार तो इधर दिमाग में रिकॉल करेगा और आपको याद हो जाएगा। क्यों इधर तो बोलिए सीधे, इफ द कैप फिट्स वेयर इट। अब आपका बेटा घर में बैठा हुआ है, आपके हिसाब से पढ़ाई लिखाई नहीं करता, अब आप उसको कमेंट पास करिए, बेटा आपका तो ज़्यादा नहीं बोलोगे, आप बोलो मुझे लगता नहीं है कि कुछ बन पाएगा, हाँ कापी किताब लाते रहिए, मुझे नहीं लगता है कुछ बन पाएगा। अब आपका बेटा ध्यान से देख रहा है इसे करके, डैडी मुझे कह रहे हो क्या ये चीज़, ये कुछ बन नहीं पाएगा। बाबा हमने तुम्हारा नाम लिया क्या, हाँ इफ द कैप फिट्स वेयर इट, तुमको लगता है कि तुम पे कहा जा रहा हो, कहीं नहीं, तुमसे डरते हैं क्या, आई एम योर फादर। If the cap fits where it का मतलब है अगर if a comment is being passed in general in public and you think that it fits you, then the comment was made at you only. That is what it means. Right, here we go. 7वां सेंटेंस क्या था, फीस, बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये तो सिंपल था, एक्टिव वॉइस था, कॉन्टिन्यूअस का स्टूडेंट्स आर नॉट डिपॉजिटिंग फीस। राइट, चलिए 8 पे आ गए, नंबर 8 पर। मिलावटी मिठाई बेची जा रही है, मिलावटी मिठाई बेची जा रही है, ये कौन सा टेंस है, मिलावटी मिठाई बेची जा रही है। क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस है। अब पता कर लो ये एक्टिव है कि पैसिव है। मिलावटी मिठाई बेची जा रही है, सब्जेक्ट है मिलावटी मिठाई। क्या खुद को मिलावटी मिठाई बेच लेगी, नहीं तो पैसिव बना लो। अच्छा मिलावटी की इंग्लिश में बताएं, लो adulterated sweets are being sold। देखिए adulterated क्या बोलते हैं बेटा इसको, adulterated, दो नाउन बनती हैं adult से, जरा देखो, और यहां आप कंफ्यूज मत हो जाए, दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक होता adulteration और एक होती है adultery। सभी मान भाव जो घर में बैठे मुझे देख रहे हैं, बिना गूगल ऑन किए, बिना डिक्शनरी देखे, जरा बताएं अगर मिलावट की अंग्रेजी लिखनी है, मिलावट, ये तो मिलावटी एडजेक्टिव एडल्टरेटेड, मिलावट लिखना है तो मिलावट की इंग्लिश सही कौन सी होगी, अडल्टरेशन की अडल्ट्री, मिलावट की, बताइए। अच्छा सही कौन सा शब्द है, अडल्ट्रेशन सही है कि अडल्ट्री सही है, कोई एक ही सही है, ये आपको बताना है। विच वर्ड इज करेक्ट, अडल्ट्रेशन सही है कि अडल्ट्री सही है, अडल्ट्रेशन सही है, हाँ तो अडल्ट्री बिल्कुल काट दीजिए। अच्छा आप कह रहे हैं अडल्ट्री सही है तो अडल्ट्रेशन बिल्कुल काट दीजिए। ओ भाई साहब एकदम शांत बैठे, सिटिंग ऑन द फेंस, कुछ बोल ही नहीं रहे, ना इधर ना उधर, पोकर फेस बनाए हैं, जोकर फेस, भाव शून्य चला है, कुछ तो बोलो भाई मेरे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों की आवाज मुझ तक पहुंच गई है अभी तुरंत, और उन्होंने कहा दोनों शब्द सही हैं, बिल्कुल दोनों ही शब्द सही है, अडल्ट्रेशन भी सही है और अडल्ट्री भी सही है, लेकिन दोनों में गुरु इतना बड़ा अंतर है जैसे चीज एंड चॉक, डे एंड डार्क, जमीन आसमान का अंतर है। अलग यूज कर दिया अगर इनका तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा। अडल्ट्रेशन होती मिलावट खाद्य पदार्थों में, ठीक है ना, ये फूड स्टफ में होती है, और फूड या ड्रिंक्स में भी कर सकते हो, ठीक है, यानी बेवरेजेस में भी हो सकता है, पेय पदार्थों में भी हो सकता है मिलावट, ठीक है। और अडल्ट्री भाई साहब बड़ी गंदी चीज है, दोज हु आर बिलो 18 वो ना सुने मुझे। अच्छा ये चीज जरूर है, जो कहो ना वो ना सुने, अब बिलो 18 वाला ये जरूर सुनेगा। लिखा होता ना दीवार पे ये करना मना है, तो आदमी वहीं चला जाता सीधे सीधे, लिखा होता ना यहाँ पे ये चीज खड़ा करना मना है, तांगा वगैरह, तो तांगे रिक्शा सब वहीं खड़े हो जाते हो। हमने कहा ना 18 के नीचे वाले ना सुने, ढंग से सुनेंगे, चुप के सुनेंगे, लीड लगा के सुनेंगे, धड़ाई नो। व्यभिचारिता, शायद मेरा हिंदी थोड़ा गलत हो सकता है तो आप सही कर लीजिएगा। व्यभिचारिता कह रहे 18 के नीचे वालों को हिंदी नहीं समझ में आई होगी, इसका मतलब क्या होता है। आजकल इंग्लिश मीडियम में बच्चे ज़्यादातर पढ़ रहे हैं। जस्ट गिव मी ए ब्रेक। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे 18 के नीचे वाले नहीं समझ पाएंगे। प्रोमिस्क्यूटी, अब वो कह रहा हूँ ये तो सर ऐसा हो गया, असहिष्णुता,
समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। जी हाँ, व्यभिचारिता या प्रोमिस्क्यूटी यानी अडल्ट्री का मतलब बेटा होता है, हालांकि इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। डीक्रिमिनलाइज समझते हैं बेटा, शायद सेक्शन 497 है, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। डीक्रिमिनलाइज का मतलब अब अडल्ट्री हमारे देश में कोई अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाए, कोई FIR दर्ज नहीं होगी अडल्ट्री की। अडल्ट्री का मतलब होता है कि जब कोई भी इंसान, खास तौर से विवाहित पुरुष या महिला, किसी दूसरे इंसान के साथ कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है, ठीक है, तो इसे पहले अपराध की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी इस पर कोई मुकदमा नहीं होगा। अब ये कोई अपराध नहीं है अगर कोई इस तरीके के आपस में संबंध बनाता है। राइट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिस इज कॉल्ड अडल्ट्री, विच आई बिलीव शुड बी अ क्राइम, बट देन इट इज ऑल अप टू यू। सम आर लाफिंग, कुछ के चेहरे पे मुस्कुराहट है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, हियर वी गो। सो अडल्ट्रेशन और अडल्ट्री में बहुत अंतर है। मान के चलिए आपका पड़ोसी है, मिलावटी सामान बेचता है, तो ये ना कहना ये अडल्ट्री करता है, वो फिर गलत हो जाएगा गुरु, वो तुम्हें फिर डेफेमेशन का मुकदमा डाल देगा, मानहानि का। क्यों? और कोई आदमी ऐसे केस में पकड़ा गया है, पति पत्नी और वो, जब वो आ जाता ना तो ही अडल्ट्री होता है। उस केस का मान चल रहा है ना कि पुलिस वाले इनको पूछताछ कर रहे हैं अडल्ट्रेशन में, वो फिर अडल्ट्री होगी। देखिए ये है दोनों का केस। हाँ, 2 और सेंटेंस फिर आगे बढ़ेंगे आज हम। नंबर 9, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, बनाओ। बोर्ड पे क्यों देख रहे हो? तुम अपना कॉपी में बनाओ, मैं अपना काम कर रहा हूं जल्दी से। There you go. अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कोरोना हैज गैल्वेनाइज्ड द एंटायर वर्ल्ड। कोरोना हैज गैल्वेनाइज्ड द एंटायर वर्ल्ड। गैल्वेनाइज का मतलब होता है हिला के रख देना, बिल्कुल शेक कर देना, स्टर कर देना, डिस्टर्ब कर देना। एक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन, है ना, उसका भी मीनिंग आप देख लीजिए जाके। व्हेन समथिंग गैल्वेनाइजेस यू, इट मींस यू फॉल ऑफ योर चेयर, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब एक इडियम मैंने और आपके लिए यूज किया, यू फॉल ऑफ योर चेयर, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाना। ये सब लिखते रहिए, सारी इडियम्स। ऐसे नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ाने जा रहा हूँ, राइट। अभी बोलचाल के दौरान, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की क्लास है ना, तो इसमें बोलचाल के दौरान बहुत सारी मैं इडियम्स बोलूंगा, बहुत सारे फ्रेजेस बोलूंगा, और उसी दौरान थोड़ा सा बता भी दूंगा। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट है, लिए तो स्मार्टफोन है, लेकिन बी ए स्मार्ट स्टूडेंट इज वेल, और उसको तुरंत लिखिए आप, राइट। पॉज कर लीजिए ना, पॉज कर करके देखिए, नो प्रॉब्लम। एक और आज का आखिरी अल्टीमेट सेंटेंस है, नंबर 10। ये पूरी प्रैक्टिस मैंने आपकी करा दी है प्रेजेंट टेंस की। दे रहा हूं। राइट, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा रहा है। एक्टिव है कि पैसिव है? बिल्कुल सही, सभी स्मार्ट स्टूडेंट सभी ने कहा पैसिव वॉइस है, तो बना लीजिए बेटा। करप्ट पीपल आर बीइंग सेंट टू जेल। करप्ट पीपल आर बीइंग सेंट टू जेल। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये तो देखो मैंने पूरा प्रैक्टिस आपको आज करा दिया है, जितना मैंने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब बहुत सारे बच्चों ने दे हैव मेड रिक्वेस्ट टू मी कि सर थोड़े
रोजमर्रा वाले कुछ हमको शब्द रटा दीजिए, जो कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई हमें ये कहता है तो क्या बोलते हैं। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में अपने अपने सेंटेंसेस भी भेजे हैं, जैसे कुछ ने भेजा मुझे कि सर इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। अरे सर आपकी तो बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, ये अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बच्चों ने यह भी कहा कि सर सीखने में तो भी 2-4-6 महीना और लग सकता है, मुझे अपने ऑफिस में जाना होता तो कुछ रेडीमेड भी दे दीजिए मेरे को। ऐसे सजेशंस भी मेरे पास आए हैं, तो मैं उनके भी कद्र करता हूं मैं, क्योंकि मैंने खुद ही कहा है कि आपके लिए मैं पढ़ाता हूं, आपको क्या चाहिए वो आप मुझे बताइए, तभी हम सफल होंगे, तभी आप सफल होंगे। क्यों? तभी हमारा एक म्यूचुअल जो एक ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन पढ़ने का वो भी सफल होगा। क्यों? तो चलिए कुछ सबसे पहले तो मैं इसको इस कैटेगरी में बांटता हूँ, जो रेडीमेड सेंटेंसेस है ना, आप सबको भी मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, कोई भी सेंटेंस आपके मन में आ रहा हो, कोई भी सेंटेंस आपके मन में आ रहा हो, उसको आप व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए। जैसे व्हाट्सएप करेंगे उसको मैं क्लास में इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, सबके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। क्यों? जब वो व्हाट्सएप किया जाएगा तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, आप सबको अच्छा लगेगा पढ़ने में वो चीज़। तो ये किया करिए। मैं उन बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये मुझे सेंटेंसेस पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि फीडबैक जैसे देंगे आप मुझे, तभी वो चीज़ हम आपको बैक कर पाएंगे, राइट। तो अभी अगले टेंस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो सिखा दिया है, अब कुछ एटिकेट्स करते हैं, शिष्टाचार की बातें करते हैं। कहीं मिले तो क्या बोले, कोई हमें ये बोले तो हम क्या बोले, एंड ऑल दैट, राइट। जस्ट वेट। शिष्टाचार, राइट। शिष्टाचार की बात होने जा रही है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैनर्स क्या होता है, मैनरिज्म्स क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले शिष्टाचार में चालू करते हैं कि जब किसी से मुलाकात करते हैं तो क्या करते हैं। शायद मैंने PIR में आई मे हैव टॉट यू, गुड मॉर्निंग है ना, गुड नून, गुड आफ्टरनून, एट मीटिंग लिख लीजिए बेटा, मिलते समय शिष्टाचार भी पढ़ा हुआ, मिलते समय एट मीटिंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मिलते समय कभी भी गुड नाइट मत कर दीजिएगा, नहीं तो आदमी तुरंत वापस हो जाएगा आपके पास से, तुरंत यू टर्न मारेगा, अपने घर चला जाए, क्योंकि आपने कह दिया गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये है शिष्टाचार के। जब आप मिलते हैं नमस्ते कैसे करें, नमस्कार कैसे करें, ये नमस्कार का तरीका लिखा है, लिख दूं नमस्कार। नमस्ते कैसे किया जाता है वो ये है, अगर आपको नून, आफ्टरनून, इवनिंग कुछ नहीं लगाना है तो बोल दीजिए हाय, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, आप ये बोल दीजिए उसको। अब ग्रीटिंग्स ऑफ द डे आपने बोल दिया, यानी आपको नमस्कार मैं करता हूं, जो भी समय चल रहा है ये फ्रेज सब में यूज हो जाता है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अब इसमें आपको 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 4 बजा, 10 बजा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ये कॉमन है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, बोलिए मेरे साथ, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, राइट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी चल जाएगा, ठीक है ना, वरना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये जो बोलते रहिए आप। चलिए, अब मीटिंग के बाद नमस्कार एक चलते समय वाला भी होता है, उसको कैसे बोलते हैं, यानी एट पार्टिंग, जब आप कहीं से रुखसत हो रहे हो, जब आप कहीं से जा रहे हो, यानी एट डिपार्चर, प्रस्थान करते समय जो नमस्कार होता है वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से नहीं होता है, प्रस्थान करते समय। ये भी बहुत ज़रूरी है, ग्रामर ये भी है आपकी, आना चाहिए मैनर्स आपको। जब आप किसी से विदा ले रहे हो तो बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग नहीं चलेगा। विदा लेते समय क्या चलेगा वो देखिए, आपने सुना है ना, देखिए मैं लिख देता हूं, बिफोर 5 PM या 6 PM, माने जब तक उजाला आपको दिखता बाहर है, ये 5 और 6 डिपेंड करता, विंटर्स का समय चल रहा है कि समर का चल रहा है।
समर में सनसेट थोड़ा लेट होता है, विंटर्स में थोड़ा जल्दी हो जाता है, उसी से 5 और 6 बजे कर दिया गया है। चलिए एक फ्रेज हम आपको देते हैं, इसमें एडजेक्टिव्स बार बार चेंज करिएगा। आप 24 घंटे में 24 लोगों से विदा लेते हैं, 24 तरीके के आप एडजेक्टिव्स के साथ बोल सकते हैं, मैं सिखाने जा रहा हूँ। सबसे सरल से शुरुआत करते हैं, आपने बोला भी बहुत होगा, हैव ए गुड डे सर। ये देखिए, हैव अ गुड डे सर, डे लगा है यानी रात जब हो जाए, व्हेन द सन इज ऑलरेडी सेट। अंधेरे में आपको ये नहीं बोलना हैव अ गुड डे सर, अंधेरे वाला क्या वो भी थोड़ी देर में आएगा। हैव अ गुड डे सर, आप गुड की जगह एडजेक्टिव्स बेटा चेंज करते रहो, आपके पास वैरायटी आ जाएगी। वो कहते ना वैरायटी इज, एक तो कुछ आता नहीं है, फुल फिल इन द ब्लैंक्स, वैरायटी इज डॉट द लाइफ, नहीं आया। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो मसाला है ना वो वैरायटी, वैरायटी नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, तो हैव अ गुड डे सर, हैव अ ब्यूटीफुल डे सर, बस एडजेक्टिव्स में अलग अलग कर रहा हूँ। हैव अ वंडरफुल डे सर, बाकी सब बराबर रहेगा, ठीक है ना। डे सब अपनी जगह लगा है, हैव सब अपनी जगह लगा है, समझना पड़ेगा इसे, है ना। अब अ गुड डे सर, हैव ए ब्यूटीफुल डे सर, हैव ए वंडरफुल डे सर, पहले आपको आसान आसान एडजेक्टिव देता जो आपको आते और आप बोलते भी हैं, फिर थोड़े से हाई ग्रेविटी एडजेक्टिव्स आपको डालूंगा जिससे और ज़्यादा आपकी लैंग्वेज में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए। हैव अ गुड डे सर, हैव ए ब्यूटीफुल डे सर, हैव ए वंडरफुल डे सर, हैव सॉरी have a brilliant day sir, have a gorgeous day sir, have a ravishing day sir, have a magnetic day sir। अच्छा देखिए, सबका मतलब वही निकले कि आपका दिन बहुत शुभ बीते, और कुछ नहीं, मीनिंग आप वही कहना चाहते हो, आपका दिन शुभ हो। have a magnetic day sir। फिर देखिए have लिखा, हैव आपकी एन लगा दिया, क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आएंगे जो वॉवल साउंड से शुरू करेंगे, इसलिए जैसे हैव एन अमेजिंग डे सर। जब तक 24 नहीं हो जाएंगे हमारा आप रुकेंगे नहीं, 24 घंटे 24 आपको फ्रेजेस देंगे मैं। हैव एन अमेजिंग डे सर, हैव एन ऑसम डे सर। ऑफुल ना लिख देना कि बर्बाद हो जाए तुम्हारा दिन, ऑफुल अलग होता है। हैव एन ऑसम डे सर, have an enchanting day sir, have an absorbing day sir, कोई भी आप बोल सकते हैं। have have an outstanding day sir, और बोलिए have an amazing, outstanding, awesome, enchanting, absorbing, have a grand gala day sir, have a sparkling day sir, have a sparky day sir, थोड़ा सा अंतर है। हैव अ कैप्टिवेटिंग डे सर, हैव अ मेस्मराइजिंग डे सर, हैव अ फैंटास्टिक डे सर, हैव अ फैंटाबुलस डे सर, हैव a juicy day sir। बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ दिखेगा। हैव अ प्रोडक्टिव डे सर, लास्ट वाला बेटा प्रोडक्टिव लिखा है, देखिए कितने हो गए, 24 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अभी 3 और बाकी, 3 more to go। आप मेरी मदद करो, बताइए, याद दिलाइए कुछ। 24 लिखेंगे तभी मानेंगे। हैव अ सुपर्ब डे सर, हैव अ सिजलिंग डे सर। सिजलिंग सॉन्ग्स होते ना, टिप टिप बरसा पानी, लाइक दैट, सिजलर्स कहते हैं उनको। हैव अ सिजलिंग डे सर,
हैव अ रॉलिकिंग डे सर। शेखर सुमन बहुत बोलते थे मूवर्स एंड शेखर शो में, कीप रॉलिकिंग, हैव अ रॉलिकिंग डे सर, हैव अ लवली डे सर। ठीक है, एटसेट्रा। ये लिस्ट मैं लिखता रहूंगा तो 50 प्लस मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन पहले आप ये 24, 25, 26 जितने भी हो गए पहले इनको याद करिए, राइट। अब जब भी कहीं किसी से चलते हैं, विदा लेते हैं, ठीक है, तो गुप्ता जी नमस्कार चलते समय ना बोल के गुप्ता जी हैव अ नाइस डे, गुप्ता जी हैव अ वंडरफुल डे, गुप्ता जी हैव अ लवली डे, गुप्ता जी हैव अ ग्रैंड गैला डे, गुप्ता जी हैव अ मेस्मराइजिंग डे, ऐसे बोल के चलिए ना, शर्म दूर करिए। शर्माएंगे तो वेरी फर्स्ट डे मैंने बोला था सबसे बड़ी जो बाधा है आपके और आपकी इंग्लिश के बीच में वो शर्म है। शर्म हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, इंग्लिश में बोलिए। आपके पड़ोसी कहता है मैं बहुत अंग्रेज की औलाद बनने, तो कहते वहाँ हैं, बनेंगे, तुमको नहीं बनना, तुम ना बनो, डोंट टॉक टू मी। तो आप बिल्कुल बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, मुझे इंग्लिश सीखनी है। अगर आपकी ऐसी कंपनी, आपके ऐसे दोस्त लोग हैं जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, उनका साथ छोड़िए ना, उनको इंग्लिश में मत लाइए आपके बीच में। ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं, ये आपको इंग्लिश नहीं सीखने देंगे। अगर इफ़ यू वाउड कि नहीं मेरे को सीखना ही सीखना है, तो भाई साहब फिर ये करना ही करना पड़ेगा कि आपको बोलना जरूर पड़ेगा। ये बोलेंगे नहीं ना, मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर ये मैं नहीं बोलता ना, मैं कोई किताब लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये मैं बोलता नहीं तो मैं आपको ऐसे पढ़ा भी ना पाता। मैं इसको अपनी दैनिक जीवन में उतारे हुए हूँ, मैं कहीं पे भी मिलता हूँ तो ये बोलता हूँ लोगों से, तब ये चीज़ याद रहेगी। आप बोलेंगे तभी ब्लड में कोई चीज़ जाएगा, इसको याद रखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ शाम के 5 और 6 बजे तक। अब इसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। यानी पोस्ट आफ्टर 5 या 6 PM चलते समय, है ना, एट पार्टिंग, चलते समय क्या बोलेंगे वो लिखिए। आफ्टर 5 और 6 हम कैसे बोलेंगे लोगों से वो बताने जा रहा हूँ। देखिए सीधे से आपने सीखा है गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, जो भी हो ये बोल दिया आपने। गुड नाइट सिंपल है, बहुत अच्छा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ज़्यादा क्लोजनेस है, थोड़ी ज़्यादा आप करीबी इंटीमेसी है, आपने ये भी बोल दिया। गुड नाइट सर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, है ना, आप दोनों लाद दो। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम सर, स्वीट ड्रीम सर, ठीक। ये मैम जो भी हूँ ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और गुड नाइट के साथ अगर आप अपने छोटे बच्चों को बोलने जा रहे हैं, अपने नहीं किसी और के बच्चों को बोलने जा रहे हैं सोते समय, है ना, तो बच्चे जानते हो ना ऑन द नॉटियर साइड होते हैं, थोड़ी सी शरारत तो बच्चों में होगी, नहीं तो बच्चे बच्चे नहीं कहलाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको मालूम है कि पापा 11 बजे से अपना लेट नाइट शो कोई टीवी पे देखते हैं, तो बच्चों को ये मालूम है माई फादर स्विचेस ऑन द टेलीविजन एंड वॉचेस अ पर्टिकुलर प्रोग्राम विच ही इज नॉट अलाउड टू वॉच। अब सब व्हाट ही डज इज दैट, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है, पापा ने उसमें चाइल्ड लॉक, दुनिया लॉक सब लगा रखे हैं। बच्चा तो बच्चा, वो भी ताले की चाबी ढूंढेगा कोई ना कोई। बच्चा क्या करता है, व्हाट दैट बच्चा डज, बच्चा मीन द चाइल्ड डज, वो बच्चा करता है कि ही वेट्स फॉर पापा टू कम एट 11 o'clock एंड वॉच द टेलीविजन, स्विच ऑन द टेलीविजन। लेकिन उसके पहले पापा एंश्योर करना चाहते हैं कि उनका पप्पू सो चुका है। अब पापा मम्मी क्या है, पप्पू को सुला देते हैं 10 बजे से, पप्पू पप्पू ही रहेगा। वो तो गुरु शैतानी है, तो पप्पू का नाम ही पप्पू इसीलिए रखा जाता, वो शैतानी करेगा। अब साहब व्हाट ही डज इज दैट, वो ही प्रिटेंड्स टू बी स्लीपिंग, वो 10 बजे 10:30 बजे सो जाएगा। He pretends to be sleeping, वो ऐसी हरकत करेगा जो पूर्ण रूप से सो रहा है। अब पापा कहें पप्पू सो गए, वो कुछ बोल भी नहीं रहा, यानी अब पापा मम्मी को मालूम हो गया कि हमारा पप्पू सो चुका है। क्यों? एंड पप्पू इज स्टिल अवेक, पप्पू अभी भी जाग रहा है, ध्यान रखना। अब व्हाट पप्पू डज, पप्पू ने टीवी की तरफ हमेशा करवट लेगा, ये आपको ध्यान दिला दे, मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पप्पू टीवी की तरफ ऐसे टर्न लेके लेटता है और आपसे कहता है सो गए। हाँ, अब आपने टीवी ऑन किया, पप्पू लगा सो रहा है। टीवी में जो प्रोग्राम आप देखते हैं, आप बच्चे को नहीं दिखाना चाहते हैं, बच्चा एक आंख खोल के इसे देख रहा है, अच्छा डैडी दिस इज व्हाट ही वाज, ऐसे करता पप्पू, आपका मन में हंसता आपके ऊपर, पप्पू स्टार्ट्स लाफिंग एट यू, अच्छा डैडी ये लाइक दैट, यू नो। तो उस जगह पर वो देख रहा है। अब जब पप्पू ऐसे पकड़ा जाता है, व्हेन ही इज कॉट रेड हैंडेड, कि बेटा जग रहे थे तुम,
तो अब फिर एक फ्रेज का जन्म अंग्रेजों ने किया कि यार ऐसे पप्पू के लिए एक और नया फ्रेज बनाया जाए जब वो सोने जा रहे हो, व्हेन दे आर गोइंग टू बेड। तो उन्होंने कहा बेटा पप्पू गुड नाइट, गुड नाइट एंड स्लीप टाइट। ये देखिए, ये बड़ों को ना बोलना, आई एम सॉरी, ये छोटे बच्चों के लिए लगता है, पप्पू के पापा को ना बोल देना गुड नाइट एंड स्लीप टाइट। उसके पापा बोलते हैं बेटा शुभ रात्रि, और देखो सुनो स्लीप टाइट का है, सुना नहीं मारेंगे तुमको, है ना, लाइक दैट। तो छोटे बच्चों को अगर आपको बोलना तो आप ये भी कह सकते हो बेटा गुड नाइट एंड स्लीप टाइट। बड़े बच्चों को अगर आप चिढ़ाना चाहते हैं, यू वांट टू जस्ट टिकल देम, तो आप उनको भी कह सकते हैं यस गुड नाइट एंड स्लीप टाइट जेंटलमैन, दिस इज योर राइट, ओके राइट। तो ये तो हो गया ये। अच्छा, कुछ ऑल टाइम फ्रेजेस होते हैं बेटा। ऑल टाइम फ्रेजेस समझते हो बच्चों? वो जब आप चाहो तब बोल सकते हो, ऑल टाइम फ्रेजेस। उसमें समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन चलते समय वाले हैं। जब विदा ले रहे हो आप, चलते समय, एट पार्टिंग, एट डिपार्चर। ऑल टाइम फ्रेजेस में आपने बहुत ज्यादा सीखा हुआ, बचपन से सीखा हुआ, क्या बाय करते हो ना। कुछ लोग कहते हैं बाय बाय डैडी, लाइक दिस, बाय बाय बाय। और क्या आप करते हैं? कभी भी बोल सकते हैं, चलते समय करना, मिलते समय नहीं। कोई दरवाजा खोला, गुप्ता जी बोले बाय बाय, भाग जाएंगे। नेक्स्ट, सी यू, एक गाना भी आया था, आया था, याद है आपको? सी यू, ऐसा गाना एक आया था। तो सी यू का मतलब क्या है? वो देखो कह रहा है ये सी यू गाना नहीं था, पीलू था। ऑलराइट, सी यू। अब देखिए सी यू के साथ कौन कौन से फ्रेजेस जुड़ते हैं, जरा देख लीजिए। सी यू का मतलब मिलेंगे, सी का मतलब देखना नहीं है, मिलना है, मीट है। जैसे आई वांट टू सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ। सी स्टैंड्स फॉर मिलना एज वेल, माइंड यू। मीटिंग का मतलब होता है सी का। अब देखिए सी यू के साथ क्या क्या बहुत ज्यादा फ्रेजेस जुड़े होते हैं। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। क्यों? जैसे अभी आज का क्लास खत्म होगा, अब नहीं कहेंगे सी यू अगेन, राइट। अगर आपको कहना कल मिलेंगे, स्पेसिफिकली कल के लिए आपको बोलना है, तो सी यू टुमारो। किसी जगह के लिए आप बात करते हो कि भाई 12 बजे कल हम लोग पार्टी में मिल रहे हैं ना, तो सी यू इन द पार्टी, ठीक है। और बताओ बच्चों, इसके साथ कुछ फ्रेजेस होते हैं, बोलो। See you tomorrow, see you again, see you later। हाँ, ये भी तो बहुत यूज होता है ना, see you later, बाद में मिलेंगे, है ना। जैसे कोई आता है 10 बज गया, आपका पप्पू जाता है दरवाजे पे, गुप्ता जी आते हैं और पप्पू कहता है पापा गुप्ता जी wants to meet you, wants to see you। आपने कह दिया, पप्पू कह दो पापा will see you later and that to tomorrow, right, like this। और एक बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही स्पेशल है। मान के चलिए भाई साहब, आप किसी से अब रुखसत हो रहे हैं, किसी से विदा ले रहे हैं, किसी से आप डिपार्चर ले रहे हैं, अब ये भी नहीं मालूम है अगली मीटिंग कब होगी, राइट। अगली मीटिंग कब होगी, तो वहां क्या बोलते हैं, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, खुदा हाफिज, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। जैसे किसी से अब परमानेंटली आप सेपरेट होने जा रहे हो, अपने स्कूल की बात कर लो, अपने स्कूल में आप लास्ट डे पर हो, अब जो टीचर से अब कल तो मिलने जाना नहीं, टीसी भी निकलवा ली तुमने, सब कुछ एवरीथिंग लाइक दैट, तो वहां क्या टीचर से बोलोगे बताओ? पति पत्नी का जब फॉर्चुनेटली जब उनका तलाक होता है, क्यों? तो जब तलाक होता है तो वो लोग जब साइन करते हैं ना, डिक्री एब्सोल्यूट, उस पेपर का नाम होता है जो दूसरी बार में मिलता, पहले डिक्री नाइजाई मिलता, फिर डिक्री एब्सोल्यूट मिलता। देखो कह रहा सर आपको बड़ा मालूम है, अब काम करो, पढ़ाई करो, टीचर इज द नेम ऑफ एक्सपीरियंस, समझे? एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम अदर्स, नॉट फ्रॉम हिमसेल्फ। हाँ, आप समझ रहे एक्सपीरियंस। तो डिक्री एब्सोल्यूट में जब साइन होते हैं तो पति पत्नी अगर पढ़े लिखे हैं तो वह लड़के नहीं जाते हैं कि गाली देके एक दूसरे जा रहे हो, बोल के जाते हैं। अब वहाँ वो क्या बोलेंगे? अब उनको सी यू लेटर, सी यू अगेन, सी यू टुमारो, सी यू एट होम तो मिलना नहीं है, आप क्या बोलेंगे वो बताइए आप मुझे। आ रहा है? नहीं, कोई तुम्हारा पड़ोसी है, वो एयरपोर्ट पे जा रहा है, अब अमेरिका परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए जा रहा है, तुम उसको एयरपोर्ट पे क्या बोलोगे चलते समय? सी यू लेटर? नहीं, अब फिट नहीं होता। लेटर का मतलब है एक्सपेक्टेड है मिलना। अब जो एक्सपेक्टेड ही ना हो तब क्या बोलेंगे? Here comes that exclusive phrase for you, see you around। क्या बोलेंगे?
सी यू अराउंड। सी यू अराउंड तब बोलिएगा भाई साहब जब आपको लगता कि अब हमारी इनकी मुलाकात जाने कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी। जब इस तरीके का सीन और सिचुएशन और सिनारियो हो तभी आप क्या बोलते हैं, सी यू अराउंड, सी यू अराउंड। जब तलाक के समय क्या बोलना चाहिए, सी यू टुमारो, सी यू लेटर, सी यू इन द पार्टी, सी यू एट होम। नो, व्हाट यू वुड से टू ईच अदर इज सी यू अराउंड। समझ में आया? लेट मी टेक यू वाटर। आप भी पानी पी लो। तुम तो बैठे हो आराम से, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर। ऊर्जा डालिए पढ़ाई के अंदर। अभी आपकी थोड़ी ऊर्जा कम आ रही है, ऊर्जा खूब डालिए। ठीक है, तो चलिए अब तो देखिए ऑल टाइम फ्रेज वाला खत्म हुआ, सी यू यू सब खत्म हो गया। अब थोड़े बहुत और कुछ होते हैं, देखिए कैसे सीखेंगे आप उसको। अब कुछ मैनरिज्म की बात कर ले, मैनर्स की। यस, किसी से साइड मांगनी है आपको, कोई रास्ते में दुकान का छोटा सा कॉरिडोर है, आप निकल नहीं पा रहे हो, कोई मैडम खड़ी हुई हैं थोड़ी सी बल्कि सी, जो हल्की नहीं है, और आपको वहीं से निकलना, तो उनको क्या कहोगे? कानपुर ऐसे ऐसे खांसेंगे जैसे उनकी अटेंशन को ड्रॉ करे। अरे बोलो भाई साहब, पढ़ा लिखा ही होगा, थोड़ा बोलो। हाँ, ऐसे ऐसे करने लगता क्यों? तो वहाँ पे बोले एक्सक्यूज मी मैम। क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी मैम। ये देखिए, एक्सक्यूज मी मैम, आराम से बोलिए ना। अब आप वो कहेंगे यस, अब उन्होंने कहा यस, तो अब आपको अब क्या बोले, सर ने तो सिखाया नहीं आगे एक्सक्यूज मी के बाद, तो आप बोलिए क्या, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, प्लीज मेक द वे, राइट, प्लीज मेक द वे, है ना, प्लीज मेक द वे। अब कोई आपके पास आता है, अब आपसे कोई कहता है एक्सक्यूज मी, है ना, आप रास्ता घेरे खड़े हुए हो, तो आप क्या बोलोगे? अब कोई मैडम आती है आपके पास और कहती है एक्सक्यूज मी। अब आप पहले तो कानपुर के अगर हो तो तुम हाँ बताइए मैडम, तो बताने और सुनने की वहाँ नहीं बात हो रहा, कोई तुमसे रास्ते में मिल रहा कह रहे एक्सक्यूज मी प्लीज मेक द वे, तो आप क्या बोलोगे? आप तो बता चाहोगे लो निकलो, और ऐसे देखोगे फिर, है ऐसे नहीं करना बेटा, दिस इज अ बैड हैबिट है। तो क्या करोगे? देखो बॉडी लैंग्वेज का स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सब। ऐसे नहीं, अब देखे ही रहे, समझे, दिस इज बैड। तो क्या होगा? अब आपसे कोई कहता है एक्सक्यूज मी सर प्लीज मेक द वे, तो आप बोलिए ओ श्योर, व्हाई नॉट, लाइक दिस, ठीक है। तो ये फ्रेजेस बेटा आपको आने चाहिए। कभी चुप होकर मुंह में टेप लगा के मत बैठ जाया करो, क्योंकि तुमसे कुछ बोलो चुप पे बैठे हुए हो। एक दो और देखो, ऐसी जरूरी चीजें होती हैं। टाइम इज रनिंग आउट हाउएवर, ऐसे मैं और आपको कुछ याद दिलाऊं, याद दूं। अब एक और होता बढ़िया सा, चलिए शॉर्ट में जल्दी से बता देते हैं, अभी रह गया। देखिए थैंक्स गिविंग, थैंक यू तो जानते हो ना, लेकिन थैंक यू का जो सबसे एक्सक्लूसिव मैटर वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अभी कल ये हम आपको शायद पढ़ाएंगे, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सारे मैनरिज्म और सारा एटिकेट्स अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि सर अभी ये भी बता दिए वो भी बता दिए, तो वाई डोंट यू व्हाट्सएप में आप मुझे व्हाट्सएप किया करिए, लिखिएगा सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, उसकी क्या होगी, मैं सब बताऊंगा। खैर चलिए, अगर किसी को धन्यवाद देते हो तो आप कैसे बोलते हो? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए बिलियन, थैंक्स ए ट्रिलियन, है ना, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, तमाम थैंक यू करते हो। तो ये तो होता है खुशी में थैंक यू का जवाब देना। जब आपको खुशी होती है आपको किसी के काम करने में, तो आप थैंक यू ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन गुस्से में कभी सोचा है, कभी किसी को गुस्से में अगर धन्यवाद देना हो तो कैसे दोगे? गुस्से में धन्यवाद, अच्छा सही सवाल आपका है कि सर गुस्से में धन्यवाद देता कौन है, तो क्या गाली बकोगे तुम? अरे यार ऐसे समझो ना कि तुमने अपने पड़ोसी गुप्ता जी से कहा, गुप्ता जी जब 500 रुपये उधार दे दो, दे दें कल। अब गुप्ता जी ने बड़ा मिसबिहेव किया, 500 रुपये और तुम्हें बड़ी बेइज्जती लगी, बड़ा ही डेरोगेटरी, बड़ा इंसल्टिंग मैनर में गुप्ता जी में 500 रुपया चाहिए। अब आप पढ़े लिखो तो आप नहीं मांगेंगे तुझसे, आप ऐसे ना बिहेव करना। आप
एजुकेटेड हो तो आप वेल मैनर्ड रहिएगा, आप ऐसे मत बोलिएगा कि तुमको भी देख लेंगे हम। आप तब भी उसे धन्यवाद दें क्योंकि वो उसका प्रीरोगेटिव था, वो उसका विशेषाधिकार था, वो पैसा दे कि आपको पैसा ना दे। तो ध्यान रखिए कि आपको धन्यवाद देना है, गुस्से में धन्यवाद देना है तो अब आप धन्यवाद देंगे थैंक्स अ बंच। ये लो, थैंक्स अ बंच गुप्ता जी, थैंक्स अ बंच। तो थैंक्स अ बंच बोला जाता है, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंकिंग समबडी इन एंगर। जब आप किसी से नाराज हो ना तो थैंक्स अ बंच बोलिए। अपने वाइफ से कहिए बना दो, चाय बना दो, मेरे दोस्त आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं बनाएंगे, तुमको जाओ बनाओ जाके खुद ही, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं। तो उस जगह पे अपनी वाइफ को भी तुम्हें बोलना पड़ेगा, थैंक्स अ बंच माय वाइफ, माय डियर, आई सी यू। मन में ये बोलना लास्ट वाला, ठीक है ना। तो थैंक्स ए बंच का मतलब होता है गुस्से में किसी को धन्यवाद देना। बंच माने गुलदस्ता होता है ना, गुच्छा होता है ना, तो ये लो धन्यवाद का गुच्छा, ये गुस्से का इजहार है। ये सब एक्सक्लूसिव मैटर है, आप बोलिए, वो सामने वाला समझ जाएगा थैंक्स ए बंच तुमने क्यों बोला। बात समझ रहे हो ना। तो कभी भी आपका काम ना चल रहा हो, आपको कोई ने डिसरेस्पेक्ट किया हो, डिसरिगार्ड किया हो, आपकी बात को ना रखा हो जबकि रखना चाहिए था, तो उसको आप धन्यवाद जरूर दीजिए, थैंक्स अ बंच, राइट। आज की क्लास आपको उम्मीद है कि काफी समझ में आई होगी। वी आर रनिंग टू द एंड ऑफ द क्लास, और कल हम आपको फिर मिलेंगे इसी समय, राइट। कितने बजे मिलते हैं, व्हाट टाइम डू वी मीट एट, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीखे ना मेरे साथ। वी मीट एट 4 o'clock, sharp at 4 o'clock, राइट। सो हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास, सी यू कमिंग बैक एट द सेम टाइम, टिल गुड बाय एंड कीप रॉलिकिंग। देखिए मैं बोल के जा रहा हूं, कीप रॉलिकिंग, बाय बाय।